आपने मतलब पूरा जो एक सार है सर, मतलब आपने बात करी है कि जो टीचर्स हैं वो उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और अब हमको अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ना पड़ेगा, विद्यालय को मतलब समुदाय के बीच में लेके जाना पड़ेगा, बहुत सारी बातें हैं। साथ में आपने मतलब डिपार्टमेंटल या सरकार की भी जिम्मेदारी उसमें है कि वो हम लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करें। टीचर्स की छवि पे भी आपने बात करी है कि हम लोगों को मतलब मीडिया के पास भी जाना पड़ेगा, या मीडिया में ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा जो शिक्षा का सकारात्मक पक्ष देख रहे हैं, और ऐसे शिक्षकों के प्रयास भी वो समुदाय के सामने रखें जो अच्छा कर रहे हैं। और सार्वजनिक शिक्षा जो है वो केवल एक बदनामी का वो ना हो कि उनको हर बार तुलना की जाए कि वो निजी विद्यालयों के साथ उनकी तुलना करते 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 हम उनको धकेलते रहें कि इनमें कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने एक और बात बोली कि जैसे आप हर्षिल का उदाहरण दे रहे हैं कि वहाँ पे लगातार छात्र संख्या जो कम हो रही है, और आपकी चिंता ये है कि जिस दिन वो विद्यालय बंद हो जाएगा उस दिन वो 25 बच्चे कहाँ जाएंगे, 50 बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए अंतिम विकल्प होता है, और उसके बाद वो शायद कहीं पढ़ने को जाएं। तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ी चिंता है सर, मतलब हम तो पूरे सरकारी विद्यालयों की यही चिंता है। और पर मैं बस आपसे 5-10 मिनट में ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि आप ये जो NEP चल रही है, जिस पे काम चल रहा है, उसके भी आप कोर मेंबर रहे हैं, उसमें मेंबर आप देख रहे हैं, तो आपने बड़ा उसका अध्ययन किया हुआ है। तो उसमें क्या संभावनाएं आपको लग रही हैं कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें उसमें हैं कि जो टीचर्स, जैसे मैं अपनी बात करूं तो हम व्यक्तिगत स्तर पे बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि वो विद्यालय में कुछ नवाचार करें, लेकिन जहाँ वो आपको लगा, जो आप गैप की बात करें कि कनेक्टिविटी नहीं है टीचर्स के बीच में या स्कूल के बीच में कनेक्शन नहीं है, तो ये कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा ट्रेनिंग का पार्ट ही नहीं रहा कभी, कि हम मतलब हमें ट्रेनिंग में भी है कि इंडिविजुअली हमको एक टीचर तो बना दिया गया है, लेकिन एक जैसे हम कम्युनिकेटर की भूमिका में कैसे आए, या समुदाय को विद्यालय में जोड़ने का काम हम कैसे करेंगे, आपस में हम कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे से कैसे शेयरिंग, ये तो हमको कहीं सिखाया ही नहीं जा रहा है। तो क्या नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ होगा कि हम टीचर को एक बेटर टीचर बनाने की तरफ जा रहे होंगे, तो ऐसी कोई संभावनाएं हो तो? यदि मैं दिल्ली के स्कूलों का उत्तराखंड से कंपेयर करूं, जी या केरल के स्कूलों के, जी या किसी और राज्य के, तो कंपेयर करने से पहले सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा, जब ये एक वैज्ञानिक तरीका जब भी होता है ना अध्ययन का, जी तो दोनों में परिस्थितियां समान होनी चाहिए। बस बिल्कुल वही कंपैरिजन तो वही होगा जहाँ लेवल सेम एक लेवल हो, जी तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। जी जी तो जब लेवल एक नहीं है तो हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल। जब कोई भी पॉलिसी लागू होती है, कोई प्रोग्राम आता है, तो प्रोग्राम एक बराबर समान रिजल्ट दे जी तो इसके लिए तो परिस्थितियां सेम रखनी पड़ेंगी। तो NEP के साथ भी वही चीज होगी जी जो पिछली शिक्षा नीतियों के साथ हुई है। NCF आता है, जी अब वो NCF को स्कूलों तक पहुंचने में उतना समय लग गया और तब तक नए NCF की तैयारी हो जाती है। जी समग्र शिक्षा अभियान कितने सालों से चल रहा है? हाँ यदि हम देखें, उससे पहले राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को हायर सेकेंडरी तक आना था, जी लेकिन हायर सेकेंडरी तो आ ही नहीं पाया, नहीं समग्र पाया, आ गया। 10 तक के पहुँच पाया। हाँ, तो कोई भी कार्यक्रम एक समान रूप से सब तक बराबर एक टाइम पर नहीं पहुंच पाता है। जी तो यदि अभी भी हम ऐसी कंडीशन में हैं कि हम उसको एक स्तर पे सब तक न पहुंचा दें, तो रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे, छुटपुट आएंगे आएंगे ना। कहीं से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कहीं से नहीं मिलेंगे। तो कुछ प्रणालियां हमारी पुरानी ही चलती रहेगी जी। तो NEP में भी ऐसा नहीं है कि एक ही झटके में सारे स्कूल बदल जाएं, अच्छा, टीचर्स एजुकेशन बदल जाए, एजुकेटर्स बदल जाएं, या टीचर ट्रेनिंग बदल जाए, और जो शिक्षा का जो पेडागोजी है या मूल्यांकन प्रणाली वो एकदम बदल जाए, तो उसमें भी वही होगा, बदलाव दे। हाँ, तो कई जगह हमने पायलट प्रोजेक्ट आपके रूप में चीज़ें देख सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक कार्यक्रम शुरू हुआ और वो लंबे समय तक उस डिस्ट्रिक्ट या उस ब्लॉक तक या CRC में चला, लेकिन उसको हमने कहीं पूरे राज्य स्तर पर उस प्रोग्राम को नहीं देखा, क्योंकि तब तक ये कोई नई योजना आ जाती है। तो ये जो लैक है ना, ये हमारे जो एक जो सिस्टम होता है उसके सारे कंपोनेंट यदि बराबर रूप से उसी स्तर से काम नहीं कर पाएंगे तो नहीं होगा। एक ही स्कूल में हम देखें, यदि कोई एक विषय अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो हो सकता है कि बच्चे उस विषय में इंटरेस्टेड हैं,
जी। लेकिन उनका दूसरा विषय कमजोर है। दूसरा कमजोर तो मैं सबसे बड़ा इसमें देखता हूँ, जब हमारा बच्चा हाई स्कूल से इंटरमीडिएट में आता है, जी। तो बच्चा रुचि बहुत रखा है, जीव विज्ञान में रख सकता है, लेकिन भौतिक विज्ञान उसका कमजोर हो जाता है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में बड़ी अच्छी पकड़ बच्चे की है, इंटरेस्ट भी रख रहा है, करना चाह रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स उसका कमजोर है। कमजोर हो जाता है। हाँ, तो और ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी भाषा में पीछे रह जाता है बच्चा। तो लेकिन यदि हम स्कूली शिक्षा की बात करें, तो स्कूली शिक्षा में तो सारी चीज़ें सर्वांगीण विकास की बात की जाती है। तो उस बच्चे को अच्छा बोलना भी आना चाहिए, अच्छा लिखना भी आना चाहिए, उसकी एक अच्छी आर्ट भी हो, हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चे जो है उसके थ्रू या गेम्स के थ्रू। अब हम ये मान लें कि तुझे क्रिकेट ही में थोड़ी जाना है या वॉलीबॉल खेलना है तुझे, ऐसा तो नहीं है। तो स्कूल में बच्चे को सब चीज़ें मिलनी चाहिए, मिनिमम तो सबको मिले। यदि उस फील्ड में बच्चे को आगे जाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा। तो ये सब बराबर तरीके से नहीं हो पा रही। मैं बहुत अक्सर देखता हूँ, मैं उससे असहमत रहता हूँ कि जैसे 10th और 12th के बच्चों को, मोस्टली 12th क्लास के बच्चों को स्कूल में किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। तो इसका मतलब बच्चे पे दबाव, अभी जैसे शाम को टीएलसी में बात आ रही थी गणित को लेके, तो गणित के प्रति पीछे एक माहौल बना दिया गया ना, कठिन है, चारों तरफ कोचिंगें वही दिखती हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ नहीं पढ़ोगे तो तुम कभी पास नहीं होगे, या इस कोचिंग में नहीं पढ़ोगे तो ये कोर्स नहीं करोगे तुम कभी सेलेक्ट नहीं होगे। तो एक वो माहौल बनाया गया है, तो गणित में बच्चा कमजोर साबित किया जाता है। तो उस माहौल को बदलने की जरूरत है। उसको बदलने के लिए हमें आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे। हमें आंकड़े ये प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि इतने बच्चे जो हैं गणित में जो पास होते हैं या फेल होते हैं, उसके क्या क्या कारण हैं। क्या उनका गणित कमजोर था, क्या उसमें उनकी रुचि नहीं थी, क्या उस विद्यालय में गणित का अध्यापक नहीं था, फिर जहाँ अध्यापक होता है वहाँ 100% बच्चे फिर रिजल्ट क्यों नहीं लाते हैं, जहाँ नहीं होता है वहाँ 100% रिजल्ट आ जाता है, वो किसके माध्यम से आता है। तो उसकी साइंटिफिकली एनालिसिस यदि हम सामने लाएं तो हमें बहुत तरह की चीज़ें, पैटर्न मिलेंगे। तो ये एक इस तरह की भी बात है, माहौल बनाने वाली या मान्यताओं वाली, तो ये भी है उसमें। जी जी, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। तो एक जो जैसे आंकड़े एकत्र करना हुआ या ये इस टाइप की रिपोर्ट्स बनाना हुआ, ये क्योंकि ये मुख्यतः काम तो जैसे एक डिपार्टमेंट का था, क्योंकि उनका एक अलग सा जैसे हमारा अकादमिक सेल होता है पूरा, लेकिन वो कहीं मतलब अनुपस्थित सब मिलता है कि अगर अभी ये काम कौन करे। मतलब एक चीज आप देखेंगे ना, आप कुछ ध्यान से देखोगे तो जैसे माना कोई चीज है तो कहीं पर वो चल रही है ना, देखो स्कूल में जैसे कोई प्रोग्राम लाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। अब जैसे मैं एक चीज देखता हूँ, समग्र शिक्षा में भी वो प्रोग्राम है एजुकेशनल टूर, तो 9th और 10th के बच्चों के लिए थोड़ी देर के लिए, तो दूसरी क्लास के भी तो बच्चे होते होंगे, उनका मन भी करता होगा घूमने का थोड़ी देर के लिए। तो हम कर क्या रहे हैं कि हम किसी एक वहीं पर अटक जा रहे हैं, हम उससे नीचे भी नहीं देख रहे, ऊपर भी नहीं देख रहे। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि जो पीछे से जड़ है ना, जो वो कैसी है और उसके बाद आगे तना कैसा जा रहा है, तो कहीं पर चीजें फ्रेगमेंटेड हैं, वो पूरे रूप में नहीं आ रही है, संपूर्ण उसका उपयोग नहीं किया जाए। प्रार्थना सभा है, प्रार्थना सभा को हम जिस तरीके से लागू करे हैं या जो संचालित हो रही है, तय हो रही, चल रही है, आज तक हमने इसका कोई विश्लेषण किया कि प्रार्थना सभा का वास्तव में बच्चों में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या बच्चा इससे कुछ सीखता है, या जो चीजें हो रही हैं इसमें वो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग का हिस्सा है। यदि नहीं है उसको बदल क्यों नहीं दिया जाए? तो वो कई बार चीजें ट्रेडिशन हो जाता है, हाँ ट्रेडिशन बन जाता है, तो इसमें भी दिक्कत है। और दूसरा एक चीज और है, जैसे स्कूलों की टाइम टेबल को लेके, जैसे हमने एक टाइम टेबल बना दिया कि 10 से 4 का स्कूल या इतने से इतने का स्कूल, भौगोलिक विषमता के हिसाब से चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी एक एकरूपता लाने की बात होती है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे कोई स्कूल है तो वो अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी क्यों ना हो, कोई जरूरी थोड़ी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक टाइम टेबल में चीजें चल रही है। तो कुछ चीजें तो स्कूल को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी चीजों को करने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और भी है विषयों को लेके, हमारे स्कूल में बहुत सीमित विषय है। सीबीएसई 120 से ज्यादा विषय उसके चलते हैं। अच्छा है, तो लेकिन जिस समय हमने अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोला तो हमने वही विषय क्यों रखे जो पहले से विद्यालय से, हाँ विद्यालय शिक्षा के चल रहे थे, हमने उन विषयों को समावेशित क्यों नहीं किया, क्यों नहीं लाए? तो
विषय की बात जहाँ तक है, क्योंकि हमारे पास उतने ही संसाधन है, मानवीय संसाधन सीमित है, बिल्कुल। तो बहुत तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है। कई जगह संस्कृत चलाया जा रहा है और कई स्कूल कहते हैं कि हमारे वहाँ ये तो मान्यता ही नहीं है इसकी, फिर भी चल रहा है। तो इसका मतलब एक ढर्रे पे हम चीज़ें कर रहे हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों के, उनको नहीं दिलाया जाता, जो भर दिया उनसे कह दिया कि ये सब्जेक्ट आपको लेना है, तो वही वो उनको लेना पड़ता है। तो हम डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए हैं। तो वो डाइवर्सिफाई न, कंप्यूटर साइंस आज तक हमारे स्कूल में नहीं, क्यों नहीं है? फिजिकल एजुकेशन हमारे स्कूल में क्यों नहीं अभी तक? एक स्पोर्ट्स के नाम पर एक पीटीआई होता है ना, लेकिन वो एज ए सब्जेक्ट नहीं है। तो इतने सालों से तो हम भी देख रहे हैं। ड्राइंग जैसा ड्राइंग की मार्किंग नहीं है, वही या म्यूजिक है रखा हुआ, ड्राइंग है, ऑप्शन तो है लेकिन उनका बेनिफिट ही नहीं है। उसका पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया गया। एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम है तो उसको लागू नहीं किया। एग्रीकल्चर बागवानी अभी तक नहीं ला पाया। वो एक सब्जेक्ट की तरह रख दिया, लेकिन मतलब उसको बच्चों को पता है कि इसका मेरे रिजल्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ले नहीं रहा उसको। कृषि विद्यालय एक दिन बने थे, वही चल रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे बंद हो गए, लेकिन एज ए सब्जेक्ट कृषि को हम सामान्य स्कूल में नहीं ला पाए। बिल्कुल। अब कृषि वैसी थोड़ी रह गई है जैसी पहले सोचते थे। अब तो कई तरह से कृषि हो रही है, तो पाठ्यक्रम में कोई अपडेशन नहीं है, अपडेशन नहीं है, और बच्चा गांव का है और खेती बाड़ी से उसका डायरेक्ट संबंध है, पीढ़ियों का संबंध है, लेकिन उसके विषय का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है सर, ये शिक्षा की बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि मतलब ये केवल शिक्षक के बूते की बात नहीं कि वो पूरा सिस्टम बदल दे, ये तो हमारे पूरे समाज को समाज का भी। चलिए व्यापार है, फिर यदि आप व्यापार कर रहे हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी सब कुछ है, तो वो चीजें कहाँ हैं बच्चों के सामने? जी, वैसी चीजें उनके सामने होनी भी तो चाहिए, वैसे सब्जेक्ट होने भी तो चाहिए। कल के दिन बच्चा इंटरमीडिएट करने के बाद सीधे किसी अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दे, छोटा मोटा धंधा शुरू कर दे। बिल्कुल। उसके लिए उसको हम आईटीआई या पॉलिटेक्निक कराएंगे, और उसके बाद भी वो सोचता है कि सीधे जो है कहीं गुजरात या वहाँ चेन्नई या यहाँ की फैक्ट्री में काम करे। हाँ, वही है सर। तो वही एक मेन कारण है सर, आपने देखा होगा कि हमारी जो है घाटी जो है खाली हो रही है, तो वो शायद उसी का कारण है कि यहाँ पे मतलब एजुकेशन अगर आप ले भी लेता बच्चा, तो उसका यूज़ क्या है उसको पता नहीं होता है। यूज़ उसको जाके कहीं प्लेन्स में ही करना होता है, किसी फैक्ट्री में करना होता है, किसी होटल में करना पड़ता है। नहीं, तो जब तक यहाँ के, मैं एक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा बताऊँ, क्योंकि मेरा उस जिले से संबंध भी रहा है काफ़ी, बागेश्वर। तो कांडा और इसके आसपास वाले क्षेत्रों में, खुनौली, इन गाँव में खड़िया का खनन हुआ। अच्छा। जो खड़िया की माइनिंग हुई, सोपस्टोन, और आप देखेंगे वहाँ से कि जितने भी ट्रक जाते हैं पहाड़ कुमाऊं में, वो वापस खाली आते हैं। तो उनको एक और रोजगार मिल गया, वापसी में वो खड़िया भर के लाए। तो हल्द्वानी में बहुत सारे ऐसे स्टोर हैं जहाँ पर डंप होता है, उसको पीसा जाता है, देन जाके उन कंपनियों को भेजा जाता है जहाँ उनका यूज है। कहीं टूथपेस्ट बन रहा है, कहीं पे पाउडर बन रहा है, जहाँ भी वो एक लग्जेटिव है, चिकना होता है पत्थर। तो जब वहाँ पर माइनिंग शुरू हुई, तो उस उन खदानों में काम करने के लिए हमारे उत्तराखंड का कोई भी कर्मचारी, मतलब कार्मिक नहीं था, लेबर तक नहीं था। अब इसकी थोड़ा बहुत यदि हम कहें थोड़ी देर के लिए, क्यों नहीं था? क्योंकि माइनिंग हमारे बच्चों का सब्जेक्ट ही नहीं था। धनबाद से क्यों आया? तो धनबाद से वहाँ से इंजीनियर आया, वहाँ से जो है सुपरवाइजर आया, लेबर आया, क्योंकि वहाँ एज ए सब्जेक्ट और अपने परिवेश में देख रहे हैं सालों से ऊपर माइनिंग होते हुए। तो ये चीजें हैं। अभी हम खनन कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बालू, रेता और ये सब किस तरह से कर रहे हैं? अव्यवस्थित है। कोई व्यवस्थित नहीं है। तो अभी उनको ये भी बताया कि इसी पर में हमारी पूरी आमदनी है, अगले साल हम किस तरह से क्या करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। डंपर ले गए और भर के ले आए, उसकी कोई प्रोसेसिंग, उसका कोई तरीका, ये कोई डेवलप नहीं हुआ है। चलिए, तो बहुत अच्छी और बहुत जानकारी आपने दी है सर, और आशा करते हैं कि जो निकट भविष्य में हम लोग अपनी जो ये सार्वजनिक शिक्षा, इसका रूप बदलता हुआ देखेंगे, और हमारे जो शिक्षकों के प्रयास हैं वो लोगों के बीच में आएंगे। तो बस लास्ट में अंतिम क्वेश्चन ये है सर कि शिक्षा का आपने इस टूर को, जैसे आपने शुरू में बोला था कि देशाटन और यात्रा में आपने जो अंतर बताया था, तो आपने तो इसको शिक्षाटन भी बना डाला, क्योंकि आप यहाँ से स्कूलों को विजिट करके जा रहे हैं, टीचर्स से मिलके जा रहे हैं।
तो आशा है आपको ये सब अनुभव जो हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। हमको तो आपको आपके साथ बैठना और आपका साथ मिलना जो है ये बहुत अच्छा लगा है। आप भी यहाँ से कुछ अच्छी अच्छी बातें लेके जा रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत समीक्षात्मक ढंग से आप लेके जा रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो बस इसके बाद अंतिम कुछ आप टिप्पणी रखना चाहते हैं कुछ यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, या शिक्षा को छोड़ के और चीज़ें जो आपको लगी, यहाँ का भूगोल जो भी आपको लगा हो तो वो भी आप जोड़ सकते हैं, और इसके बाद हम बात को यहीं पर अपनी रख देंगे, समाप्त कर देंगे। हाँ, तो सर ऐसा है कि एक तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बहुत अच्छी मेमोरी बनी है और जीवन का एक बहुत अद्भुत पल यहाँ पर बिताए। पहली बात तो, और वो भी बच्चों के साथ में, और बच्चे उन सब चीज़ों का हिस्सा बने जहाँ जहाँ पर मैं गया। और दूसरी चीज़ कि ये जो हमारा उत्तराखंड का समाज है ये एक समांगी समाज नहीं है, हेट्रोजीनस है जी। क्योंकि हमारा उत्तराखंड में ये जो हमारा जो ऐतिहासिक संदर्भ आते हैं, रेफरेंसेस आते हैं, तो उसमें ज़्यादातर तो ये कहा गया है कि विभिन्न जगहों से यहाँ पर लोग आए जी। तो विभिन्न जगहों से लोग आए तो उनके मूल जो स्रोत लिंक कहीं ना कहीं बने हुए हैं। हाँ। और अभी भी यहाँ पर जो आ रहा है वो भी एक जैसा समाज नहीं है। वो हरियाणा के लोग भी आते हैं, हाँ। तो बराबर राजस्थान का भी है, कोई मतलब वो नहीं रखता। अभी मैं देखूं कि हमारे मुरादाबाद से बहुत सारे मुस्लिम भाई वो नैनीताल आते हैं घूमने। हमारे बंगाल से अब ये ऑफ सीजन जिसमें चलेगा तो बंगाली कम्युनिटी यहाँ पहुँचता है, तो उधर मुंशियारी से लेके इधर उत्तरकाशी तक, क्योंकि माता का जो उनका जो काली का है, देवियों का स्थल यहीं पर है, तो वो लोग यहाँ पहुँचते हैं। केरल का समुदाय शंकराचार्य या उसके बाद जो परंपरा पड़ी, साउथ से भी बहुत सारा लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कम आते हैं लेकिन आते हैं। तो अभी तक क्या कभी हमने सोचा कैसे कैसे लोग यहाँ आ रहे हैं? हमने उसको सिर्फ एक कस्टमर के रूप में देखा। हमने उसको अभी तक इस रूप में नहीं देखा कि हम उससे क्या ले सकते थे। वो 4 दिन भी यदि हमारे उत्तरकाशी या ऋषिकेश या हरिद्वार में रुक रहा था तो हम उस व्यक्ति से कितनी चीजें एक संपर्क बना सकते थे। वो व्यक्ति कहाँ पर काम कर रहा है, हो सकता है कि कोई किसी फैक्ट्री का मालिक हो, कोई बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर हो, कोई बहुत बड़ा एडुकेशनिस्ट हो, वैज्ञानिक हो। हम उसको यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म दे सकते थे और हम उससे ले सकते थे। तो हमें यहाँ जो हमारे अतिथि लोग यहाँ आ रहे हैं, हमें उसको एज ए सिर्फ कस्टमर नहीं देखना चाहिए। हाँ, सिर्फ कस्टमर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उससे हो सकता है कल के दिन उससे व्यापारिक संबंध, बिजनेस के संबंध स्थापित कर सकें, एकेडमिक संबंध स्थापित कर सकें, और हमें उनके वहां तक भी जाने का एक मार्ग खोजना चाहिए। जी है कि वहां पर ऐसा क्या है कि वो लोग एक ऐसा टाइम यहाँ घूमने फिरने के लिए निकालते हैं और हमारे लोग कितने निकाल पा रहे हैं। बिल्कुल है। तो एक एक्सचेंज है, एक एक्सचेंज, नॉलेज का भी एक्सचेंज हो सकता है, कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है। वो असम वाला व्यक्ति यदि पहुंच रहा है तो हम उनसे पूछ सकते हो, भैया इतने तरह के क्राफ्ट तुम कैसे बना दे रहे हो, कैसे तुम मार्केट में पहुंच पा रहे हो, कैसे हमारे क्राफ्ट यहाँ पर नहीं बिक पा रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं, हमारे आगे वाली पीढ़ी उस संस्कृति से जुड़ नहीं पा रही, उस ट्रेडिशन से को फॉलो नहीं कर पा रही, आपकी कैसे कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक कनेक्टिविटी बन सकती है। और उनको यहाँ के जो हमारा जो एक कहते हैं सेंसिटिव इकोजोन है, तो इसका कैसे उपयोग वो करें, इसको एज ए मीन्स सिर्फ एक रिसोर्स की तरह, एक मटेरियल के रूप में इस्तेमाल ना करें। चाहे वो यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे वो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हों, तो उस तरफ भी हम उनको संवेदित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको यहाँ पर हमारे जो टूरिज्म सेक्टर में जो लगे हुए भाई बहन लोग हैं, उनको हमको स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है, न टूरिज्म, न रिलीजियस टूरिज्म, इको टूरिज्म की तरफ हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको होटल भी बनाना है, उस अंदाज में बनाना पड़ेगा। बिल्कुल है। और यदि हमें खाना उनको देना है तो जैसे अभी हमने गहत का खाना खाया, तो हम गहत का खाना क्यों नहीं परोसें उनको, हम उनको जो है भट की चुरकानी परोसें, और जो है कोदो होता है, कोदो की रोटी,
कोदो का सूप भी बनता है। जी। तो उससे क्या होगा, एक तो लोगों को यहाँ के स्थानीय व्यंजन मिलेंगे जी। और दूसरे हमारे यहाँ के लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा जी। और उस तरह के उत्पादों को तैयार करने के लिए गांव में लोगों को मौके मिलेंगे। बिल्कुल। फिर वो कहेंगे कि हाँ जरूर है, इस चीज़ को बोना है, इसको उगाना है और इसको प्रोसेस करना है। तो वो चीज़ें तब होंगी ना जब आपके पास उत्पाद मतलब ये रॉ मटेरियल, मटेरियल्स। हाँ रॉ मटेरियल होगा, तो देन जाके फूड टेक्नोलॉजी के बारे में बातें होंगी उसकी जी। ज़्यादा। जी। तो कम से कम एक मिनिमम रॉ मटेरियल और उसकी लगातार उपलब्धता। अब देखो उत्तरकाशी का वो लाल वाला काला चावल, लाल चावल है। लाल चावल वो इधर हाँ, प्रोडा साइड में तो होता है, लेकिन हम उसको आगे और बढ़ाने के लिए क्या है कर ही रहे नहीं हैं, कुछ। ये वो जो उगाते थे उन्होंने भी हाँ। छोड़ना शुरू कर दिया उसको। तो उसको एडुकेशन से भी जोड़ना है, जी। जी। उसको अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी Economy से जोड़ना है और साथ ही साथ हमारे उसको संरक्षण भी तो मिल रहा है। उसको लोग उगाना बोना खाना ही बंद कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्री बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको उसको देखना है। बहुत सारे पहलू हो सकते हैं देखने के, जी। लेकिन इस पर बड़े लेवल पे काम करने की जरूरत है, एक छोटे लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे हाँ नहीं। बड़े लेवल पे काम करनी जरूरी है और धरातल से काम करनी जरूरी है। जी। 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 धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत समय लिया हमने, लेकिन आपसे जो भी बातें हुई वो बहुत ही मतलब काम की और सार्थक बातें हैं। वो चाहे शिक्षा से जुड़ी हुई हों, चाहे सामाजिक पहलू पे भी आपने बात करी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे जनपद में आए, और उससे ज़्यादा धन्यवाद कि आप हमसे मिलने आए, आज मेरे साथ रुके हुए हैं। तो ये क्षण जो हैं ये हमारे लिए अविस्मरणीय बन गए हैं। हम हमेशा के लिए इनको दर्ज कर देना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया एक बार फिर से।